मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी लगातार दूसरी बार यूपी जीतने में सफल रही है। 2022 का चुनाव मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा गया और बड़ी जीत मिली। भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भी किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में हजारों की भीड़ जुटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सहयोगी दलों की सरकार वाले राज्यों के सीएम सहित कई बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। बीजेपी ने मंच से अपनी बढ़ती ताकत का एहसास कराया। बीजेपी के लिए यूपी बहुत खास है, सिर्फ 2022 के लिहाज से नहीं बल्कि 2024 के हिसाब से भी। क्यों अहम है यूपी, एक नजर डाल लेते हैं। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी को 41.29% वोट मिले और इसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनकर लौटे इस जीत के चलते। अब ये देखा जाए कि आखिर क्यों अहम है यूपी। 2019 लोकसभा चुनावों पर अगर हम नजर डालें तो सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ था उसके एक साथ लड़ने के बावजूद बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। जाहिर है बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मोदी सरकार की तर्ज पर योगी सरकार में भी तेज तर्रार अफसरों की भी एंट्री हुई है। पीएम मोदी के करीबी पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा और पूर्व आईपीएस असीम अरुण को मंत्री बनाया गया है। इस सब के बीच सवाल जो हम पूछ रहे हैं वो ये है कि आज का समारोह जीत का एक जलसा था या 2024 की तैयारी थी। और यही सवाल लेकर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा हैं जो कि नेता हैं बीजेपी के, साथ ही प्रोफेसर भुवन जोशी हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भुवन जोशी भास्कर साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। आज जो हमने देखा बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन कहें उसे या भव्य समारोह कहें, तैयारियां उनकी शुरू हो चुकी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में क्या आज का दिन आप लोगों के लिए थोड़ा चिंता वाला रहा या आप लोग अभी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के प्लान्स बना रहे हैं? देखिए, आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के होने के नाते आज मुझे बड़ा गौरव हुआ और आज हमारी खुशी का कारण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसके पीछे कारण है उसके पीछे कारण है कि जो हमारे माननीय अखिलेश यादव जो कि विकास पुरुष है, उन्होंने जो इकाना स्टेडियम बनाया वो उत्तर प्रदेश के तो काम आ ही रहा है, साथ साथ हमारे विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के भी काम आ रहा है। इसलिए हम अपने माननीय विकास पुरुष अखिलेश यादव जी के उस विजन को सल्यूट करते हैं और हमें लगता है कि जो उन्होंने विकास का जो रास्ता तय करा है उत्तर प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी भी उनके पच्चीनों पे चल के उसी रास्ते को आगे बढ़ाने का काम करेगी। एक बात आपको जरूर मैं कहना चाहूंगी भास्कर साहब, कुछ भी कहें, चाहे आपके टॉप लीडरशिप हो जैसे कि अखिलेश यादव या आप लोग इसमें से अपना कुछ निकाल ही लेते हैं, चाहे वो राजमार्ग हो चाहे वो हाईवे हो, कहीं ना कहीं आप उसमें अपना योगदान जरूर निकाल देते हैं, चाहे बीजेपी की सफलता क्यों ना हो। ये इसके लिए पूरे 100 नंबर आपको मिलते हैं। खैर, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं ये आज इनका मंत्रिमंडल बना है और हमने कहा है कि हम समाजवादी पार्टी लोगों की जो भावना रहती है कि जो भी सरकार अस्तित्व में आए, ये इनका विवेक है कि किसको मुख्यमंत्री बनाए, उप मुख्यमंत्री बनाए और हारे हुए को, इनके 1 दर्जन विधायक हार गए उनको बनाए, ये इनका विषय है। हम इसमें इंटरफियर नहीं करते समाजवादी पार्टी, ना हम किसी के परिवार में इंटरफियर करते। ये भारतीय जनता पार्टी का जो दक्षता है वो इसमें है कि वो दूसरे के पार्टी में, दूसरे के घरों में हस्तक्षेप करते हैं। हम तो सभी को बधाई देना चाहते हैं, सभी को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, कांग्रेस के विधायक हो, बसपा के हो, सपा के, सभी को बधाई, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
चलिए, बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, बधाई दे रहे हैं वर्मा साहब आप लोगों को, और अच्छी मीठी बातें भी बोल रहे हैं आज। अभी उन्होंने 2-4 बीच में सिर्फ कटाक्ष कर दिए, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे आज का जो आपका भव्य समारोह रहा है उसको देखने के बाद एक कार्यकर्ता के तौर पे आपके मन में क्या भाव हैं? उल्लास है, उमंग है, और कहीं ऐसा लग रहा है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद है का एक कहीं एक भाव, और उसका एक भाव का जो विहंगम था, संगम था, और निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि एक कीर्तिमान था, यश और कीर्ति का एक पताका जैसे हमने अपने काम के जरिए फहराया था, उसका एक नजारा था। अब रही बात कि आज हमारे प्रतिपक्ष के नेता, सपा प्रमुख, जिनके बारे में अभी हमारे मित्र ने कहा कि विकास पुरुष, आज उनकी बड़ी दुर्भावना और प्रताड़नापूर्ण उनकी बधाई के लिए आभार और अभिनंदन भी। उन्होंने जिस वे में हमें बधाई दी उसके लिए उनका हम आभार भी प्रकट कर रहे हैं और उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं। अब रही बात अंजलि जी, जो आपने बात रखी, जो गठन हुआ सरकार का और उसमें जो जिन लोगों को मंत्री पद मिला और जो जाति समीकरण देखा गया, मैं उससे परे कुछ चीजों को आपके सामने रखूंगा जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने दिखाया कि भाई इस जाति के इतने विधायक, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व उस हिसाब से नहीं दिए गए। तो जाति को अगर सामने रख के अगर हम मंत्री बनाए होते या सरकार का गठन किए होते तो उसका कोई औचित्य समझ में आता। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जब 2014 में हम 80 में से 75 सीट संसदीय सीट जीते, उस समय हमारे पास कोई जातीय समीकरण नहीं था, हमारे पास सरकार नहीं थी, हमारे पास मंत्रिमंडल गठन करने का कोई मौका नहीं था। फिर आ जाइए 2017 में जब हम प्रदेश में सरकार की गठन किए, तो उससे पहले हमारे पास ना जातीय समीकरण था। जातीय समीकरण के तहत ये लड़े थे बसपा, सपा, कांग्रेस, जयंत, ये सारे लोग मिलके हमारे खिलाफ लड़े थे। तो अगर जातीय आधार पे भाजपा को कुछ करना होता या कुछ सफलता अर्जित करनी होती तो वो हम ना 2017 जीते होते, ना 2014 जीते होते, ना 2019 जीते होते। वर्मा साहब, वो बात सही है कि जातीय समीकरण शायद समाजवादी पार्टी ने ज्यादा किया था, सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने ज्यादा की थी अपनी जीत के लिए, लेकिन जब मंत्री पद बटे हैं तो उसमें हम सिर्फ नंबर गिना रहे हैं कि कौन किस जाति का है, क्योंकि आगे जाकर के ये सब मायने रखता है। लेकिन चलिए, मैं भास्कर साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि आरोप आप पे यही लगता है कि आप जाति की राजनीति करते हैं और बीजेपी कहती है कि वो विकास की करती है, तो आप क्या कहेंगे? मंत्रिमंडल को भी देख के क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उससे पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं। एक बात के लिए भी 2022 का चुनाव को याद किया जाएगा। बिल्कुल दिल पे अगर हाथ रख के हम बात करें तो हमें इतिहास को भी आज याद करना पड़ेगा, और इतिहास को हम जब याद करते हैं तो हम पाते हैं कि अभिमन्यु को छल से मारकर कौरव बड़े खुश थे, लेकिन आखिर में जीत पांडवों की हुई। और आप देखेंगे, आज मैं आपके साथ चैनल के माध्यम से ये बात कह रहा हूं और इतिहास फिर अपने आप को दोहराएगा, ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूं। और रही बात, किसको मैं बोल चुका हूं, समाजवादियों का जो स्वभाव होता है, समाजवादियों का जो विचार होता है, हम दूसरे के मामले में, दूसरे के परिवार में, दूसरे के संगठन में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते। ये इनके संगठन का, इनके मुख्यमंत्री का, इनके प्रधानमंत्री जी का, इनके जो भी संगठन के लोग हैं उनका विवेकाधिकार है। हम लोग तो, हमें तो विपक्ष की भूमिका उत्तर प्रदेश की महान जनता ने दी है, और हमारे जो ध्वजवाहक हैं समाजवाद के, माननीय अखिलेश यादव जी, वो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। किसान, मजदूर, युवा, विद्यार्थी, बेरोजगार, इनकी लड़ाई को लड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम समाजवादी पार्टी करेंगे। चलिए, आखिरकार अखिलेश यादव सड़क पर फिर से वापस लौटेंगे क्योंकि जरूरत उसकी बहुत ज्यादा थी विधानसभा चुनाव से पहले भी। हमारे साथ नीरजा चौधरी भी जुड़ गई हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। नीरजा जी, हमारे साथ महेश वर्मा है बीजेपी से, और प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर हैं समाजवादी पार्टी से। शुक्रिया नीरजा जी आपका साथ जुड़ने का। सबसे पहले तो यही, क्योंकि चर्चा यहाँ दो ऑपोजिंग पार्टी के बीच हो रही थी तो थोड़ा कटाक्ष भी चल रहा था, लेकिन उसको एक तरफ रखें तो आज का जो समारोह रहा, हम सवाल ये पूछ रहे हैं, ये एक जलसा था या फिर तैयारी थी 2024 की? आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जलसा भी था, ये तैयारी भी थी 2024 की, उससे ज्यादा भी था।
भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में ये है कि जो चीज करनी है भव्य करनी है, और आज का जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, इससे भव्य स्वेरिंग इन मैंने नहीं देखा है। मुलायम सिंह यादव का हुआ था, नरेंद्र मोदी जी का भी जब 2012 में वो दोबारा मुख्यमंत्री चुन के आए थे, तो उस समय भी कहा जाता था कि ये चुनाव सीएम का चुनाव नहीं है, ये पीएम का चुनाव भी है। और इतना बड़ा स्टेडियम था, अराउंड द स्टेडियम वो जीप में गए, नेता आए थे, मैं वहां थी इसलिए मैं उसका वर्णन कर रही हूँ। मुझे लगता है आज का समारोह उससे भी ज्यादा था, उससे भी ज्यादा भव्य कहा जा सकता है उसको। तो वो एक सिर्फ 2024 की तैयारी नहीं, वो एक पावर स्टेटमेंट भी था। आगे की राजनीति में एक पोजीशनिंग है योगी आदित्यनाथ की, वो दावेदार पोस्ट मोदी फेज में वो दावेदार टॉप गद्दी के हो सकते हैं, और नेता भी हैं जो होंगे, लेकिन एक मास लीडर के रूप में वो उभर के आए हैं अपने दमखम पे आज। बिल्कुल। पहले 2017 में उनको बनाया गया था, आज वो उनकी बदौलत और नरेंद्र मोदी की बदौलत पार्टी जीती है। तो ये एक बड़ा जैसे कहते हैं कि नया सितारा, उसका कारण भी है वो मोदी जो जिस रास्ते पे गए हैं उसी पे वो भी गए हैं। हिंदू आइकॉन, हिंदू हृदय सम्राट और एक टफ लीडर। ये बुलडोजर का जो लोगो है उनका, जो उनका क्या कहते हैं सिंबल है, हाँ सिंबल है, वो उसी का रूथलेस टफ लीडर, जो आगे जो भी आएगा उसको रौंदता चला जाएगा, चाहे क्रिमिनल्स हैं चाहे जो भी है। तो ये एक सवाल अब उठता है कि योगी आदित्यनाथ पहले घंटों में, पहले दिनों में क्या सिग्नल देते हैं यूपी की जनता को कि वो क्या करने जा रहे हैं। जहाँ लोग उनको बहुत बारीकी से देखेंगे, कानून व्यवस्था उन्होंने ठीक की, लाभार्थियों को उन्होंने दिया, क्या वो राशन फ्री राशन कंटिन्यू होंगे, लेकिन बेसिकली जो लोग देखेंगे वो ये है कि लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आता है, रोजगार, शिक्षा, बच्चों का पोषण, महिलाओं का स्टेटस, इनके बारे में क्या होता है योगी 2 रेजीम में आगे जाके। ठीक, चलिए यहाँ पर भास्कर साहब आपके पास मैं आऊंगी क्योंकि ये सवाल आपसे भी मायने रखता है, लेकिन पहले मैं वर्मा साहब से पूछूंगी। योगी के बारे में जो बातें नीरजा जी ने कही हैं, उससे ये लगता है कि योगी ज्यादा दिन अब सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। तो आप लोग कार्यकर्ता के तौर पे, उत्तर प्रदेश के लोग, क्या ये सब तैयार हैं उनको दूसरी रोल में देखने के लिए भी? नीरजा जी ने लंबे टाइम तक पत्रकारिता करी है और विशेष रूप से भाजपा और आरएसएस को ज्यादा कवर किया है, तो अनुभव की वानगी तो है। जब भी ये कुछ कहती हैं तो उसको मतलब बड़ी अच्छे ढंग से समझने की जरूरत होती है। अब देखिए, सवाल ये है कि जो ये बात कह रही हैं कि 2024 की जो है तैयारी, या आप ये कह लीजिए कि उत्तराधिकारी की जो ये बात कह रही हैं, मैं समझता हूं कि भाजपा में जो है, भाजपा कवर करते करते इनको भी इस बात का अच्छे से आभास होगा, अनुभव होगा कि भाजपा में एक सामूहिक नेतृत्व होता है, जिसमें एक कार्यकर्ता भी होता है, जिसमें एक नेतृत्व भी होता है, उसका कर्तृत्व भी होता है, उसका व्यक्तित्व भी होता है। ये चारों कंपोनेंट्स और एक मार्गदर्शन मंडल भी होता है। हाँ, निश्चित रूप से बहुत आपने अच्छी बात कही, जो मैंने छोड़ दिया था, एक मार्गदर्शक मंडल भी होता है। मार्गदर्शक मंडल बेकायदा एक हमारा एक व्यवस्था का एक हिस्सा है। आपको मतलब सुन के ये सुखद आश्चर्य होगा। तो मेरा ये कहना है कि ये सामूहिक नेतृत्व जो है हमेशा जो है इस संगठन को कहीं सर्वोपरि बनाता है। अब इसमें जो एक बात अभी नीरजा जी ने जो इंगित करी, हम काम करने आए हैं, हम सत्ता को सेवा के स्वरूप में समझते हैं। ये 2024 की आप भी बात कर रही हैं, ये भी बात कह रही हैं, हम उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। हमें काम तो करना है, लेकिन जब आप कहते हो तो मन में ये भी बात आती है कि हमें 2024 को भी ध्यान में रख के काम करना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए, खूब सेवा करनी चाहिए। हमारा आधार क्या बना? आप देखिए अंजलि जी, 2014 में जब हम आए तो उस समय तो पूरे देश में जो है हाहाकार थी, महंगाई दर अपने प्रकाष्ठा पे थी। हमने उस चीज को अच्छे से, जो बुनियादी चीजें थी, जो मूलभूत चीजें थी, जो चीजों को हमें अच्छे से उठाना चाहिए था, हमने उठाया और उसके बेसिस पे सरकार बनी। 2014 से जब हमने आगे हम बढ़े तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का मौका किस बात को मिला कि जो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी,
उनके जो क्रियाकलाप थे, जो उनके कार्यकलाप थे, जो उनका जनता से सरोकार था, जो उनका पब्लिक से कनेक्शन था, जो उनकी नीति थी, जो उनकी नीयत थी, वो अक्षरशः कहीं जमीन पे उतरती हुई नजर आ रही थी। उसका नतीजा क्या हुआ कि हम उत्तर प्रदेश में 2017 में उस सरकार के खिलाफ, जो वहां पे पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, विकास जो है पूरे अपने भ्रष्टाचार का बलि मैंने उसकी बेदी चढ़ चुका था, उस हालात में जहां पे आतंक के साए में हम चुनाव को जब लड़ रहे थे, तो जनता ने जिस तरह से उस समय 71-72% का मतदान करके और लेकर आई, तो निश्चित रूप से वो 2014 का हमारा काम ही था। अब 2017 से लेकर 2019 तक की यात्रा अगर आप अंजलि जी देखेंगी, तो उसमें भी योगी सरकार का जो काम था वो कमोबेश वही काम आया। अब 2019 से 2022 में हमें वही चीज किया। और चलिए, आप कहते हैं कि आपके पास डबल इंजन है, आप कहते हैं आपके पास योगी है, आपके पास मोदी है। अब मैं यही सवाल लेकर के समाजवादी पार्टी से पूछती हूं कि उनके पास योगी है, उनके पास मोदी है, और वो कहते हैं ये खुल के कि डबल इंजन की सरकार है। आप लोग भी दो शख्सियतों को लेके आए, लेकिन आप लोग उस इंजन का पावर नहीं पैदा कर पाए जो माना जा रहा था कि कर पाएंगे। तो अब अपनी कुर्सी छोड़ के, अपना लोकसभा सीट को छोड़ करके अखिलेश क्यों गए हैं विधानसभा? अब क्या करेंगे वो? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी ने उस मैंडेट का सम्मान करा है जो उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमको दिया है, और उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमें एक मजबूत विपक्ष बना के दिया है। और उन्होंने कहा है कि हमारे जो ध्वजवाहक है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, वो उसकी अगुवाई करे, और उन्होंने उस जनमत का सम्मान करते हुए ये फैसला कराया, और हमें बड़ा गर्व है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आप कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश को अध्यादेश मानता है, और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमारी सीटें भी 2.5 गुना बढ़ा दी, 1.5 गुना वोट परसेंटेज बढ़ा दिया, और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व के कारण ही आज उत्तर प्रदेश में 2 पोल पॉलिटिक्स हो गया। अगर इसके एक पोल में भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरे पोल में हमारी समाजवादी पार्टी है। भास्कर साहब, एक छोटा सा सवाल, आप किसे बड़ी चुनौती मानते हैं, मोदी या योगी? उत्तर प्रदेश के नजरिए से मैं कह रही हूँ कि कौन आपको हरा रहा है, मोदी का नाम या योगी? देखिए, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी भी हूँ। राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण मेरा भी 27 साल का पॉलिटिकल कैरियर, मैं कह सकता हूँ बहुत गंभीरता से, जो बहुजन समाज पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो इस 2022 का जो फ्रेंडली मैच हुआ, इस मैच के कारण भी हम लोग ये बात आप और आपके सहयोगी राजभर साहब, ये सब एक लाइन सबने ये पकड़ ली है और इसी को हर जगह रिपीट किया जाता है। लेकिन नीरजा जी, आप क्या मानती है, ये बात जो कहते हैं वो बार बार कि बीएसपी ने खेल किया है, कुछ पीछे से बैकडोर पे हुआ है, क्या वो अगर हुआ भी तो क्या वो इतना था कि योगी और मोदी का जो टीम थी उससे ज्यादा भारी पड़ा समाजवादी पार्टी पर? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, एक फैक्टर तो ये बता रहा हूँ मैं आपको, और एएमआईएम वाले भी इन्हीं की साइड से खेलते हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए उसमें हम बीएसपी और ओवैसी साहब को भी इसमें जोड़ देते हैं। चलिए नीरजा जी, आप बताइए। वो भी इनके, देखिए, वो भी रियलिटी थी, पर ये तो सही है, चाहे सांठगांठ से हुआ है या कोलैप्स हो रहा है बसपा का, और जो उनकी जो वोट बैंक है वो और छत्र छाया ढूंढ रहे हैं। दलित जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, आर अप फॉर ग्रैब्स पार्टियों के लिए। कौन दलितों को अपनी तरफ खींचेगा, आगे की राजनीति उस पर बहुत निर्भर करने वाली है। लेकिन ये भी मैं कहूंगी, अखिलेश यादव ने बहुत शानदार लड़ाई लड़ी, और 2.5 गुना बढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। और ये डिसीजन भी लेना कि लोकसभा में नहीं, वो विधानसभा में आके रहेंगे और आगे की लड़ाई लड़ेंगे, ये बहुत अच्छा कदम है। और एक मजबूत ऑपोजिशन का होना उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में आज, जबकि इतना बड़ा बहुमत योगी आदित्यनाथ को मिला है, तो ये यूपी की जनता के लिए बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है हमारे लोकतंत्र के लिए, और सरकार को भी सही रास्ते पे रखना। तो ये एक चीज है। पर मुझे लगता आज वो आते ना स्वेरिंग इन में तो अच्छा लगता, क्योंकि ये बहुत नाजुक ताने बाने हैं लोकतंत्र के। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन अल्टीमेटली मैटर करती हैं। तो बधाई खुद देते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं आपको भास्कर साहब, क्योंकि मैंने आपको बीच में रोक दिया था बोलते हुए, तो मैं आपको अपनी बात पूरी करने का मौका दूंगी, और जो नीरजा जी ने बोला उस पर भी अगर कुछ कहना चाहेंगे।
देखिए, मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी जो उपजी है वो केवल संघर्ष से उपजी हुई पार्टी है। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। आप निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की महान जनता ने, जैसा कि मैम कह रही थी, बहुत सीनियर है, इन्होंने जो बात कही है उसी बात को हमने इंप्लीमेंट करने का काम किया है। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं जिससे प्रेरणा लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इसी को प्रेरणा मान के हम समाजवादी आंदोलन को गति देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करेंगे। बहुत खूब। जीत बीजेपी की, लेकिन शायराना अंदाज आज आपका हुआ है ये देख करके अच्छा लगा। जाते जाते मैं आखिरी सवाल आपसे वर्मा साहब, अब प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जीत तो आपको हासिल हो गई लेकिन बैठा कभी नहीं जा सकता है कि अब सिटिंग ऑन द लॉरेल्स जो कहते हैं अंग्रेजी में, कि अब जीत के ऊपर आप आराम से नहीं शैया बिछा करके बैठ सकते, तो क्या आगे का प्लान रहेगा? देखिए, जैसे मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है उसमें हमने क्षेत्रीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। क्षेत्रीय जो एक पिछड़ापन है उसके ऊपर जब हम अपनी पकड़ मजबूत करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो है ना काम का रफ्तार जो है आगे बढ़ेगा। दूसरा कि पिछले 5 साल में जो एक बदलाव का कसमकस था जिसमें कि सब लोग जो है परेशान रहते थे कि भाई इस बदलाव की वजह से, जैसे अभी तक की परंपरा में तो यह है कि भाई जो विधायक होते थे उनको कोई भी पार्टी आती थी, कोई सरकार आती थी, जल्दी उनकी मनमानी पर या उनकी किसी तरह के रोक टोक नहीं जो है रहती थी। तो मुझे अंजलि जी ऐसा लग रहा है कि जो बदलाव सिस्टम, अमला जमला शासन प्रशासन वही था जो पहले की सरकार में हुआ करती थी। हमने सिर्फ उसको एक प्रखर बनाया, काम करने की दृष्टि से हमने उसको थोड़ा सा रिवाइज मोड में ले आया ताकि वो जो है काम के प्रति सचेत रहे, जिम्मेवार बने, जवाबदेह बने। तो इसके लिए एक जो हम क्षेत्रीय तौर पे जो हम काम करने की एक मंशा लेकर चले हैं, एक तो वो हमारी प्राथमिकता होगी, दूसरा किसान, युवा, रोजगार और साथ में वंचित और दलित, ये जो 5 हमारी जो प्रमुखता के साथ इनको जो एक जोड़ने की बात है, जहां से कहते हैं ना कि सरकार का सरोकार, तो सरोकार की दृष्टि से ये 5 चीजें जो है हम समझेंगे कि 6 महीने के अंदर हम इनके लिए जो योजना, कार्य योजना, जो काम है उसको रफ्तार दें। इस रफ्तार से क्या होगा कि ये जो आज की डेट में जो अपने तुष्टीकरण नीति को लेकर जो है फैलाएं, ये तुष्टीकरण की नीति को लेकर आगे बढ़े। और जैसे नीरजा जी ने एक बात कही कि अखिलेश जी ने मैं आपको यहाँ रोक दूंगी वर्मा जी, क्योंकि अब आप जो बोलेंगे उस पर फिर उनको जवाब देना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे रोक दूंगी। और मैं आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस चर्चा में जुड़े। उम्मीद यही करते हैं कि जो वादे आप लोग कर रहे हैं स्थिरता के, सुशासन के, दलितों और वंचितों को साथ लेने के, ये बात भी आपने कही है, तो उम्मीद करते हैं ये सब आप करते हैं। और हम समाजवादी पार्टी को भी यही कहेंगे कि आप अपने संघर्ष को जारी रखिए और उम्मीद है कि आगे अगला इलेक्शन भी इतना ही रोमांचक रहेगा। शुक्रिया आप सबका। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। दिल्ली की तीनों नगर निगम को एक करने के लिए लोकसभा में बिल पेश कर दिया गया। केंद्र सरकार का कहना है कि जिस उद्देश्य से निगम को 3 हिस्सों में बांटा गया था वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए फिर से नगर निगम को एक किया जा रहा है, जबकि दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी इसे केवल चुनाव टालने की साजिश बता रही है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में बिल पेश कर दिया। केंद्र का कहना है कि 2011 में जिस मकसद से एक नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटा गया था वो पूरा नहीं हो सका, इसलिए अब तीनों को एक बार फिर से एक किया जा रहा है। नगर निगम दिल्ली की नीति में एकरूपता, ठोस वित्तीय प्रबंधन, दिल्ली के विकास को गति तथा दिल्ली के विकास को गति के साथ साथ कर्मचारियों के वेतन भुगतान एवं सेवा स्थिति जैसी समस्याओं का समाधान होगा तथा नगर निगम के प्रशासन में भी एकरूपता आएगी। इसलिए हम
माननीय सदस्य को यह कहना चाहेंगे कि दिल्ली वासियों के यह हित में है। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस बिल का मकसद केवल नगर निगम चुनाव टालना है, क्योंकि चुनाव में आपकी जीत और बीजेपी की हार तय है। इतनी टेंशन दे दी बीजेपी वालों को, इतनी टेंशन दे दी प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब को, दिल्ली की जनता की इस आवाज ने कि एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, कि फिर से मैं बोल रहा हूं कि देश में पहली बार हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री किसी अपोजिशन को के लीडर को हराने के लिए म्युनिसिपैलिटी की टेंशन ले रहा है। कुल मिला के बिल यही कह रहा है कि अब म्युनिसिपैलिटी को, एमसीडी को प्रधानमंत्री जी चलाएंगे। देश चलाते चलाते केजरीवाल जी के डर से म्युनिसिपैलिटी चलाने पे आ गए। देश चलाते चलाते, और ये केजरीवाल का डर अच्छा है। बीजेपी का कहना है कि उनको केजरीवाल से डर नहीं लगता। ये पहले भी एक थी जब बनाई गई थी एमसीडी, एक निकाय होगा तो खर्चे कम होंगे जी। और केजरीवाल साहब से क्यों डरेंगे? उत्तरांचल में केजरीवाल ने हमारे खिलाफ, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा, क्या हासिल किया उत्तरांचल के सम्मानित निवासियों ने? यूपी के लोगों ने केजरीवाल को जवाब दे दिया, उन्होंने कहा हमें मोदी चाहिए, केजरीवाल तेरे से झूठा आदमी नहीं चाहिए। गोवा के लोगों ने जवाब दे दिया 3-3 बार में। तो केजरीवाल कहाँ सामने है? केजरीवाल भाजपा के सामने कहीं है ही नहीं। इस बिल में जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस बिल के अंदर कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम के अंदर ये जो अब तीनों मिला के एक बन जाएगा, तो इसके अंदर 250 वार्ड से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये कैपिंग लगा दी गई है कि 250 से ऊपर वार्ड नहीं हो सकते, और 250 से नीचे भी दिल्ली नगर निगम में कितने वार्ड होंगे ये केंद्र सरकार तय करेगी। तो अब इसके हिसाब से हम देखें तो दिल्ली नगर निगम में अभी तीनों को मिलाकर 272 वार्ड हैं। तो अगर ये संख्या कम होगी तो जाहिर सी बात है कि डिलिमिटेशन जो है वो फिर से दिल्ली नगर निगम के अंदर जो है वो किया जाएगा। डिलिमिटेशन यानी परिसीमन एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें हर वार्ड में कितना भौगोलिक क्षेत्र और आबादी आने चाहिए ये तय किया जाता है। परिसीमन का काम पूरा करने की कोई समय सीमा नहीं होती। बिना परिसीमन के नोटिफिकेशन के नगर निगम का चुनाव नहीं होगा। ऐसे में चर्चा है कि कम से कम 6 महीने तक दिल्ली नगर निगम चुनाव टल सकते हैं। दिल्ली से राजीव रंजन के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में तीनों नगर निगम को एक करने का बिल पेश कर दिया गया है, लेकिन 10 साल बाद तीनों नगर निगम को क्यों एक किया जा रहा है, इस पर खास ग्राउंड रिपोर्ट की है हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला ने। 10 साल से किराए की इमारत में चल रहा ये पूर्वी दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय है। संसद भवन में जहां एक तरफ तीनों नगर निगम को एक करने का बिल रखा जा रहा था, तो दूसरी ओर 4 महीने से बकाया तनख्वाह के लिए बेलदार स्थायी समिति के चेयरमैन से बैठक कर रहे हैं। खुद स्थायी समिति के चेयरमैन बीएस पवार को 5 साल में महज 30 लाख रुपए अपने वार्ड के विकास के लिए मिले हैं। सोचिए इनके वार्ड का कितना विकास हुआ होगा। आप देख रहे होंगे ये सब लोग हैं, ये बैठे हुए हैं सारे लोग, ये तो एक वानगी भर है। अभी दूसरे लोग भी अभी गए, पेंशन वाले गए, उनको 4 महीने की पेंशन हम दें। जो रिटायर होने के बाद जो इसने हमारा काम किया, निगम का काम किया, वो ये आशा करता है कि मुझे पेंशन मिले। पेंशन भी नहीं, उसके 4-5 महीना चल रहा है, उसकी पेंशन दे पा रहे हैं। और ये भी ग्रुप के जो ऑफिसर रहेंगे उनका तो तनख्वाह छोड़ दी, उनको 5, 5.5, 6 हुआ। टीचर 5 महीने से AB ग्रुप का तनख्वाह नहीं दिया। तीनों नगर निगम को एक करने से क्या कर्मचारी खुश हैं, ये जानने के लिए हम आनंद शर्मा से मिले। वो 3700 अनुबंध कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। तनख्वाह के मुद्दे पर बीते 10 साल में सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। वो कहते हैं कि तीनों निगमों को एक करने से भी उनकी समस्या हल नहीं होगी, बस तनख्वाह समय से मिलेगी। देखिए 2012 से पहले लगभग आपका जब होता था तो हमें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता था। 2012 से पहले जो भी रहा हमारे साथ में सैलरीज के इशू हैं या बोनस के हैं या पेंशन के हैं या हमारे किसी और चीज़ों से भी अगर हम फाइनेंशियली अगर देखते हैं तो हमें कभी किसी तरह से कोई समस्याएं नहीं आती थी। आपने टाइम से सैलरीज हो जाती थी, टाइम से सब कुछ होता था। तो यानी ये माने कि आप लोग खुश हैं अगर तीनों नगर निगम एक हो जाते हैं तो? नहीं, खुश ज़रूर हैं कि एक आपका हमारा जो निगम फिर यूनिफाइड होने जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत से इशू भी हैं जो पेंडिंग्स हैं, जो 15 साल में अभी पीछे रहे हैं। 12 के बाद में जो पेंडिंग्स रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर देखें कर्मचारी का भविष्य तो अभी अंधकार में था और अंधकार में अभी भी रहेगा।
लेकिन दिल्ली की तीनों नगर निगमों में से सबसे ज्यादा खस्ता हालत पूर्वी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम की है। आंकड़े देखें तो पता चलता है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम की सालाना आमदनी 350 करोड़ रुपए है और खर्चा 600 करोड़ रुपए है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की आमदनी करीब 4700 करोड़ है, जबकि देनदारी करीब 7000 करोड़ रुपए की है। ऊपर से कोविड की वजह से तीनों निगमों की आय 40% तक घट गई है। लेकिन जानकारों के मुताबिक निगम चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का निगम को एक करने का फैसला आर्थिक दशा सुधारना कम और राजनीतिक ज्यादा लग रहा है। इसीलिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।